नमस्कार, लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतम शर्मा। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म है और नाम पर संग्राम जारी है। उसके बाद बात होगी आजम खान की। सवाल है कि क्या उनसे समाजवादी पार्टी की दूरी जरूरी है या कोई मजबूरी है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कौन होगा अगला यूपी का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, रेस में किसका नाम आगे चल रहा है। और फिर बात होगी आज से बदले नियम की, जो आपकी जेब पर सीधे तौर पर असर डालेंगे। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। ग्यारह जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के पहले उत्तर प्रदेश में सड़कों पर माहौल गर्मा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुवादी संगठन सड़क पर हैं। ऑपरेशन नेम प्लेट के साथ ऑपरेशन भगवा झंडा अभियान भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही पश्चिमी यूपी की सड़कों पर माहौल गर्म है। मेरठ, बागपत और मुरादाबाद में पहचान के नाम पर राजनीति तेज हो चुकी है। साध्वी प्राची और हिंदू संगठनों ने कांवड़ मार्ग पर हिंदू पहचान की मांग तेज कर दी है। होटल और ढाबों पर भगवा झंडे और भगवान की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम नाम छिपाकर होटल चलाने वालों के वेरिफिकेशन की मांग भी उठ रही है। उधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खरीदे भोजन में पवित्रता पर ही संदेह जता दिया है। कांवड़ लेकर के जो जा रहा है व्यक्ति, वो धर्म कार्य कर रहा है और धर्म शास्त्र के अनुसार इसका निराकरण करना चाहिए। और धर्मशास्त्र ये कहता है कि जो पका हुआ भोजन है उसको खरीद करके नहीं खाना चाहिए। तो आप अगर व्रत लेकर के संकल्प पूर्वक भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप धर्म नियमों का पूरा पालन करें। और धर्म नियम ये कहता है कि इस बीच में जो भी आप खाएंगे वो बहुत पवित्र होना चाहिए। और पवित्रता की रक्षा तभी हो पाती है जब हम स्वयं बनाएं या हमारा कोई आत्मीय व्यक्ति बनाए। उसके अलावा कहीं से खरीदा हुआ बना भोजन अगर हम लेते हैं तो उसमें पवित्रता की गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडों का जिक्र करके इसे नया सियासी रंग दे दिया है। कांवड़ यात्रा के नाम पे बहुत सारे गुंडों का समूह होटल मालिकों के पैंट उतार रहे हैं, निक्कर उतार रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये गुंडों की टोली है। इनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। भाई, होटलों के मालिकों ने तो पहले ही अपने नाम जाहिर कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। साध्वी प्राची का कहना है कि नाम छिपाना पवित्रता के खिलाफ षड्यंत्र है, इसलिए पहचान बताना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इसे आपत्तिजनक आदेश बता रहे हैं। कावड़ उठाने वाले भोले हैं, उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। नेम प्लेट होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? अपना ओरिजिनल नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत नेताओं को हो रही है। ये दिक्कत कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। यही थोड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि जो दुकानदार है, जो व्यवसाय में है, उसको आप उसके लिए परमिशन लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें। लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूं कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए। उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उससे फीस वसूल कर लीजिए। कुल मिलाकर 11 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि कांवड़ यात्रा और दूसरे त्योहारों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर सियासी पारा गर्म है। समाजवादी पार्टी के गुंडों की टोली वाले बयान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी की 4 सरकारों में मिनी सीएम कहे जाने वाले इस पूरे मसले पर आपको दिखाते हैं। और अच्छे ढंग से, अनुशासित ढंग से अपनी कांवड़ यात्रा निकालने का काम करते रहते हैं। और यह अखिलेश यादव जी को समझ में आना चाहिए कि इस कांवड़ यात्रा में सर्व समाज के लोग हैं और वो लोग इनको जवाब देंगे
जो आज उछल उछल के बोल रहे हैं और जातीय वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वो सभी लोग इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। मुसलमान जो हैं कावड़ वालों का तो हमेशा स्वागत करते हैं। बड़े बड़े गांव मुसलमानों के पड़ते हैं, उनमें कावड़ शिविर लगते हैं। कावड़ शिविर के अंदर कावड़ियों की सेवा करने का काम करते हैं। और हम लोग बहुत मोहब्बत और प्यार से रहने वाले लोग हैं, क्यों नफरत फैला रहे हैं हमारे बीच में? सरकार सारे विकल्प जानती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की जो बात करती है वो इसलिए करती है क्योंकि वो सामाजिक न्याय की विरोधी है, पीड़ित शोषित वंचित वर्गों को अधिकार नहीं देना चाहती, एक प्रभुत्ववादी वर्ग उसमें हावी है और वो आरक्षण के विरोधी हैं। इसलिए हर विषय को हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा करके उस विषय को विवाद में डाल देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की 4 सरकारों में मिनी सीएम कहे जाने वाले आजम खान इस तरह से सियासत से दूर हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। पत्नी तंजीम फातिमा के बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने अब आजम खान से किनारा कर लिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आजम खान से समाजवादी पार्टी की दूरी जरूरी है या मजबूरी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आजम खान के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने उतनी ताकत से नहीं उठाया जैसा उठाना चाहिए था। पार्टी ने सिर्फ पाला छूकर अपना काम कर लिया। समाजवादी पार्टी के उनके रुख को लेकर अगर आप बात करेंगे तो फरवरी 2020 से मई 2022 के बीच जब पहली बार वो जेल में गए थे, 27 महीने जेल में रहे थे, तब अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए थे। जब वो जेल से रिहा हुआ थे उसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके उनकी रिहाई पर खुशी जताई थी। पिछले साल आम चुनाव के पहले अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए सीतापुर जेल में तो गए, लेकिन वो मुलाकात सियासी ज़्यादा थी, उसमें कोई निजी समर्थन जैसा कोई संदेश या संकेत नहीं छुपा था। सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के बाद तंजीम फातिमा का दर्द बाहर आया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले खुद ही जाना। नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए? आजम खान एक कद्दावर नेता रहे। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है, उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार बनने के इंतजार में हैं, तब जाकर रास्ता निकालेंगे। उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। इधर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं कि रमाकांत यादव जेल में बंद हैं। अखिलेश यादव उनसे मिलने आजमगढ़ आ सकते हैं, लेकिन सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने नहीं जा सकते हैं। जब रमाकांत यादव जी जेल में बंद है तो उनसे मिलने अखिलेश यादव आजमगढ़ आ सकते हैं, और सीतापुर जेल में आजम भाई बंद हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान हमारा गुलाम है, ये हमको छोड़ करके कहाँ जाएगा। हमने उसको नफरत सिखाई है बीजेपी की, वो बीजेपी से नफरत करता है, उस नफरत में हमको उड़ देगा। समाजवादी पार्टी मौजूदा समय में राजनीति बहुत बच कर रही है। उसे पता है कि मुसलमानों के नाम पर बहुत ज्यादा राजनीति करने से ध्रुवीकरण हो सकता है, और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को आजम खान के पक्ष में खुलकर बोलने से रास्ता रोक रही है। समाजवादी पार्टी लगातार दावा करती रही है कि आजम खान की लड़ाई को पार्टी लगातार और बखूबी लड़ रही है, लेकिन इस बयान के बाद अब तमाम तरह के न सिर्फ मतलब निकाले जा रहे हैं, बल्कि यह संदेश भी साफ होता नजर आ रहा है, क्या उनका विश्वास अब पार्टी की तरफ से होने वाले मदद से उठ चुका है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सियासी हलचल तेज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी असमर्थता पहले ही जता चुके हैं।
बीजेपी अब नए चेहरे की तलाश में है, जिसमें जातीय समीकरण और मंत्रिमंडल विस्तार का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। ओबीसी, ब्राह्मण और दलित चेहरों के नाम पर चर्चा जोरों पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व नए सिरे से रणनीति बना रहा है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर तरह तरह की कयासबाजियां चल रही हैं। पार्टी और कार्यकर्ताओं के सामने करीब करीब ये यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हो गया है कि आखिर नया अध्यक्ष होगा कौन, क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहले ही असमर्थता जताई है कि वो दूसरा कार्यकाल नहीं लेना चाहते। हालांकि उत्तराखंड में कार्यकाल रिपीट किया गया वहां के प्रदेश अध्यक्ष का, तो हो सकता है कि पार्टी इनसे रिक्वेस्ट करे, लेकिन इसके अलावा भी कई नाम हैं जो रेस में माने जा रहे हैं। इसमें लोध समुदाय से हैं, इसमें कुर्मी समुदाय से हैं, इसके अलावा भी और ओबीसी समुदाय से हैं और दलित और जनरल कास्ट से भी। सबसे ज्यादा चर्चा ओबीसी चेहरों को लेकर है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम सबसे आगे है, जो लोधी बिरादरी से आते हैं। लोधी समुदाय यूपी की करीब 150 विधानसभा सीटों पर निर्णायक माना जाता है और बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, जो कुर्मी समुदाय से हैं, और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जो लोधी बिरादरी से हैं, वो भी रेस में आगे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नाम भी ओबीसी चेहरों के रूप में उभर रहे हैं। यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश भाजपा में जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और जो नाम चर्चा में है उनमें अगर बात की जाए तो ओबीसी चेहरे के रूप में जो सबसे आगे नाम है रेस में, उसमें धर्मपाल सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री हैं और लोधी बिरादरी से आते हैं। दरअसल ओबीसी में लोधी बिरादरी बड़ी संख्या में है और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी बिरादरी में लोधी ऐसा बिरादरी है जो भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोटर हैं। ब्राह्मण चेहरों में हरीश द्विवेदी, डॉक्टर महेश शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा और कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के नाम चर्चा में हैं। वहीं दलित चेहरों में विद्यासागर सोनकर और रामशंकर कठेरिया का नाम भी सामने आ रहा है। दलित समुदाय से देखें तो सबसे ज्यादा जिन दो नामों की चर्चा होती है उसमें विद्यासागर सोनकर जी हैं और रमाशंकर कठेरिया जी हैं। इसके अलावा सामान्य जात से, खासतौर पे ब्राह्मण कम्युनिटी से कई नाम उसमें चर्चा में चलते रहते हैं। लेकिन होगा कौन? मुझे लगता है कि पार्टी एक ऐसा ट्रिपल पावर अध्यक्ष ढूंढ रही है जो संगठन को अच्छे ढंग से संचालित कर सके, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा कर सके और जोश भर सके। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में नए अध्यक्ष के चयन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दौर की बैठकें की हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरणों का संतुलन बनाना जरूरी है। इन तमाम नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने नामों का पैनल तैयार कर लिया है। जल्द ही उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी को आज पहला आयुष विश्वविद्यालय मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया। आयुष के क्षेत्र में यूपी इतिहास रचने की ओर है। 2014 में आयुष मंत्रालय के गठन के बाद आयुष क्षेत्र में विकास की बयार कैसे चली, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया। साथ ही राष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी परिसर में अकादमिक भवन, ऑडिटोरियम, पंचकर्म केंद्र का लोकार्पण और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। आयुष विश्वविद्यालय के परिसर में राष्ट्रपति ने पौधारोपण किया। विद्यालय के परिसर में लगी पेंटिंग को भी देखा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदी पटेल और सीएम योगी विद्यालय के मॉडल को देखने पहुंचे। आयुष विश्वविद्यालय में क्या कहां बनाया गया है, ये सब मॉडल के रूप में दिखाया गया। मंच पर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सीएम योगी ने राष्ट्रपति को मंच पर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया और कहा
कि सरकार ने तय किया है कि जहां आयुष पद्धति का अभी कोई महाविद्यालय नहीं है, उन मंडलों में भी एक एक कॉलेज स्थापित करेंगे। हर जिले में आरोग्यता के लिए एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा जो कम से कम 100 बेड्स का होगा। यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अंदर अभी हमारे 6 ऐसे कमिश्नरी हैं जहां पर आयुष पद्धति का कोई महाविद्यालय नहीं, और सरकार ने तय किया है कि हम उन मंडलों में भी एक एक आयुष पद्धति का कॉलेज स्थापित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को सराहा और कहा कि जो 2014 से पहले नहीं मिला तो 2014 के बाद मिला है। पीएम मोदी ने आयुष मंत्रालय के रूप में देश को एक मंत्र दिया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि पिछले कुछ सालों में गोरखपुर का विकास हुआ है। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन करके बहुत खुश हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी अथक परिश्रम कर रहे हैं। आप तक नहीं सकते, दिन रात आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको निद्राजीत बनना है। योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जैसी एक जोगी लोग कहते हैं, नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना। सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन से धरातल पर उतरे इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, जबकि लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके जरिए रोजगार के नए द्वार भी खुलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ओडिशा के भुवनेश्वर में नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर की पिटाई का मामला भी सामने आया है और आरोप बीजेपी नेताओं पर लगा है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दरअसल सोमवार को भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू की जनसुनवाई के दौरान कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। वीडियो में 6 से 8 लोग साहू को उनके ऑफिस से घसीटकर बाहर निकालते दिख रहे हैं। मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो नगर निगम के ऑफिस में घुसकर यहां पर पिटाई की गई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईएएस अफसर की जमकर पिटाई की गई। बाराबंकी में 12 साल के छात्र की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। गर्मी की छुट्टी के बाद पहले दिन अखिल प्रताप सिंह स्कूल आया था। कार से उतरने के बाद जैसे ही अखिल बैग लेकर स्कूल गेट पर पहुंचा तो वो बेहोश हो गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला एंथोनी स्कूल का है। 12 साल का अखिल प्रताप सिंह 7वीं क्लास का छात्र था। अखिल थाना देवा इलाके के गेरी का रहने वाला था। परिवार का कहना है कि उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ था। वहीं कम उम्र में ऐसी मौत से डॉक्टर भी हैरान हैं। और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 4 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस खर्च के लिए पत्नी हसीन जहां और बेटी को देने का आदेश जारी किया है। पत्नी हसीन जहां को 1,50,000 रुपए प्रति माह और बेटी को 2,50,000 रुपए प्रति माह खर्चा देने के आदेश दिए हैं। पिछले 7 साल से अब तक का 4 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से देना होगा। निचली अदालत को 6 माह में केस का डिस्पोजल करने के आदेश दिए गए हैं। तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। 4 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस देने का आदेश दिया गया है। पत्नी हसीन जहां को 1.5 लाख रुपए महीना देना होगा।